इस रोलिंग मोशन जिसका हमने इंट्रो कर दिया हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर, किसी को याद है क्या कितने टाइप की मोशन से कंबाइन होकर के रोलिंग मोशन बनती है? सर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। और ये 2 टाइप्स अगर हम देखें तो द फर्स्ट टाइप इज ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल, वेरी गुड। एंड सेकंड क्या है? रोटेशनल। अगर कोई बॉडी साइमल्टेनियसली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में है तब वो रोलिंग मोशन करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ रोलिंग मोशन, हम जस्ट डिराइव करने जा रहे थे कि क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है एक रोलिंग मोशन के केस में। सो लुक ओवर हियर, यहां पर बच्चे हमने एक अज्यूम किया हुआ सरफेस। देखो ध्यान देना टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट यानी ऐसा ट्रिकी टाइप का टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। तो कंसंट्रेट नहीं करोगे और एक वर्ड को भी कहीं मिस किया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो डोंट डू दैट, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्ड्स जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। देखो, दिस इज द सरफेस, ये एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी क्या कर रही है? रोलिंग मोशन कर रही है। तो ये हमने उस सरफेस को बता दिया हुआ है। एंड नाउ यहां पर हमने वो ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब कर दी हुई है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ी सी सर्कल लग नहीं रही है, लेकिन ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान लेना उसका कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस वेरी केयरफुली, तो कैन यू टेल मी प्रथम कि कितने पॉइंट हैं जो एक टाइम पर इस सरफेस के साथ इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है? सर 1 पॉइंट। 1 पॉइंट, ओनली सिंगल पॉइंट इज देयर जिसके साथ वो कांटेक्ट हो रहा है। सो दिस इज द सिंगल पॉइंट जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है, ये सिंगल पॉइंट। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू पिक 3 लोकेशंस। मैं 3 लोकेशन सिलेक्ट करने जा रहा हूं। वन लोकेशन इज दिस, जो पॉइंट यहां टच कर रहा है इसको। सेकेंड इज द सेंटर, ये सेंटर है इसका। एंड थर्ड इज डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑफ दिस। ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं। क्लियर है क्या ये? सो वी आर सिलेक्टिंग पॉइंट्स। वन इज सेंटर, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट पी नॉट। एंड ये जो पॉइंट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं P1 से। सो P नॉट, C एंड P1, दीज आर द 3 पॉइंट्स जिनकी डिस्कशन अपने को करनी है, जिनके बारे में मेरे को जानना है। नाउ इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट सेशन, जहां पे हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब किया हुआ था, डिफरेंशिएट करने का काम किया था, तो मिस्टर संतृप्त, कैन यू टेल मी ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है बॉडी की? और डायरेक्शन ऑफ फोर्स कांस्टेंट रहता है। ओके, नोट्स का पहला बनना यार 7th चैप्टर का ऑन करो तुम संतृप्त, पहला पेज ओपन करो और उसमें देखो ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में क्या लिखा हुआ है। तब तक मैं किसी और का चक्कर ले लेता हूं। आस्था, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आस्था? Sir, same velocity at every point. Very good. And the correct answer is same linear velocity at every point. तो ये बॉडी अगर ट्रांसलेशनल मोशन में है तो इसकी एक वेलोसिटी तो ऐसी होने वाली है जो हर पॉइंट के ऊपर क्या होगी? कांस्टेंट होगी, और वो मोशन की डायरेक्शन में रहने वाला है, जिसको मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रिप्रेजेंटेड बाय VCM। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट जो जा रही है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, इस तरीके से। क्यों ऐसे जा रही है? क्योंकि मैंने जो रोटेशन का सेंस लिया हुआ है ना,
that sense of rotation is this, the body is rotating like this. अरे यार देखो, मैं अगर इसको अपनी ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, ऐसे इसको अपनी ऑब्जेक्ट मान लेता हूं, ठीक है, और ये इस सरफेस के ऊपर ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, पहले ये पॉइंट यहां था और जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा. दैट मींस दिस पॉइंट विल गो लाइक दिस, लाइक दिस. तो सेंस ऑफ रोटेशन इज दिस. और सेंस ऑफ रोटेशन जब मेरे को मिल चुका है, जब मैंने उसे इंडिकेट कर दिया हुआ है, लाइक तो मेरे को आप बता सकते हो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही है या काउंटर क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. बहुत बढ़िया. तो ये ऑब्जेक्ट पोजीशन किस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, अपनी पोजीशन ये इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसी को हम उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन लेते हैं. सो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो उसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के इक्वल है, हर पार्टिकल के लिए इक्वल होगी. और बिकॉज हर पार्टिकल के लिए वो इक्वल होने वाली है, तो चाहे मैं पार्टिकल यहां अज्यूम करूं, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी सेम होगी. क्या आप मेरे को बता सकते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस डायरेक्शन को कौन सी डायरेक्शन लिया जाता है? Positive Positive X. Positive X है. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. और भाई मेरे, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि कैन यू टेल मी कौन सा यूनिट वेक्टर मुझे इसके साथ यूज करना चाहिए, तो क्या आंसर I कर पाओगे? I I cap. आई I कैप. cap. बहुत बढ़िया. अच्छा, क्या अभी तक मैंने इसके रोटेशनल फीचर की बात करी क्या? रोटेट होने वाले फीचर की कोई डिस्कशन करी क्या? आंसर इज बिल्कुल नहीं. कहीं भी मैंने उसकी डिस्कशन नहीं करी है. अभी तक आई वॉज डिस्कसिंग ओनली अबाउट द ट्रांसलेशनल पार्ट. मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल पार्ट का बात कर रहा था. प्रॉब्लम किसी को? No, sir. नाउ कमिंग टू रोटेशनल वन. अब रोटेशनल में अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी होती है. एक तो रोटेशन की लीनियर वेलोसिटी और दूसरी होती है एंगुलर वेलोसिटी. अरे याद है क्या ऐसा कुछ? कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में हो तो दो वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग, एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम सेम. क्यों एंगुलर वेलोसिटी सेम होती थी? तो याद करो, यूनिट टाइम में हर एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता था. तो आंसर वाज हर पार्टिकल वाज कवरिंग इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड द इक्वल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स. राइट? सारे पार्टिकल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर, जिनका जो सेंटर है वो एक एक्सिस के ऊपर लाई करता था, उस एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन. पूरी कहानी 7.1 से मैं कॉपी करके आपको सुना रहा हूं. ठीक है? ओके. सो अब हम बात करते हैं इस लीनियर वेलोसिटी की, जो रोटेशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी है. तो रोटेशनल मोशन में किसी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर से. राइट? v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर से डिफाइन करते हैं. अरे हाँ या ना? देखा है क्या ये इक्वेशन? Yes Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. कैन यू टेल मी कि अगर इस ऑब्जेक्ट की रेडियस को मैं कैपिटल आर लेकर के चलूं, इस ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर अगर एज्यूम कर लूं, तो मेरे को इस पॉइंट सी की रोटेशनल वाली लीनियर वेलोसिटी कितनी मिलेगी? रोटेशनल वाली लीनियर वेलोसिटी कितनी मिलेगी बताओ? 0. क्यों? क्यों? आंसर एकदम करेक्ट है. आंसर इज 0, दैट इज फॉर श्योर. बट क्यों? सर क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्या बात है. एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर का ही पॉइंट है, और क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ रहा है तो उसके लिए इस आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. और अगर आर वेक्टर 0 हुआ तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. डाउट किसी को? लेकिन दिस इज फॉर पार्टिकल सी ओनली, और किसी के लिए नहीं है. ये सिर्फ सी वाले पॉइंट के लिए. ओके. अब कोई मेरे को
एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकता है क्या? एक्सक्यूज मी, क्लॉकवाइज। कोई मुझे इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकता है क्या? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज? नो, द आंसर इज नॉट क्लॉकवाइज। मैंने आपको इस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने के बारे में सिखाया था कि बॉडी जिस तरफ को रोटेट कर रही है उस तरफ को आप अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करो, कर्ल करो। तब जो थंब जिस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करता है वो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, राइट? अरे समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. देखो ये बॉडी कैसी 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 ये जा रही है, ऐसे जा रही है, राइट? ऐसे। तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करूंगा तो उस टाइम पर मेरा थंब कहां पॉइंट करेगा? डाउनवर्ड्स पॉइंट करेगा, राइट? यस सर। एंड बिकॉज इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो अब मैं इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को, देखा है क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट या क्रॉस, ऐसा कुछ? क्रॉस से। क्रॉस। क्रॉस से। तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसको मैंने यहाँ पर क्रॉस से इंडिकेट कर दिया है, और वो हर एक पार्टिकल के लिए सेम यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाली है, क्योंकि हर पार्टिकल इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। तो हर पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन गोइंग इनवर्ड्स, यानी इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है क्रॉस से। डाउट किसी को इतने पार्ट में? नहीं। ओके, सो अब अगर मैं इस पॉइंट पी नॉट की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट पी नॉट जिसको हम बोल रहे हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, तो यहां की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? फॉर्मूला विल बी ओमेगा क्रॉस आर। तो v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा इज ओमेगा एंड r इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस पिवटल पॉइंट, दैट इज कैपिटल R। अब कोई मेरे को इसकी डायरेक्शन बता सकता है क्या? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस? बहुत सोच के आंसर देना। सर इन माइनस आई कैप डायरेक्शन। क्यों क्यों क्यों? सर क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, इसलिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ग्राउंड के साथ होगा उसका वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे होगा, और वीसीएम आगे जा रहा है तो ये पीछे होगा। ठीक है, गुड। ये तूने लॉजिकल आंसर दिया हुआ है, मैं तेरे को मैथमेटिकल आंसर समझाता हूँ तक्ष, देख ठीक है। यहाँ इक्वेशन में क्या है हमारे पास? ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट के लिए, दिस पी नॉट वाले पॉइंट के लिए ओमेगा वेक्टर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा? यस और नो? ऐसे जा रहा होगा? यस सर। और क्या रेडियस वेक्टर सेंटर से डाउनवर्ड आ रहा है? सेंटर और Yes. यहां से डाउनवर्ड, यानी रेडियस वेक्टर ऐसे है और जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो ऐसे है, राइट? यस सर। और अपने को चाहिए क्या? ओमेगा क्रॉस आर चाहिए, है ना? तो देखो, ये है ओमेगा एंड ये है आर। थोड़ा मैं अलग तरीके से देखो, ये है ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा एंड दिस इज द आर। तो ओमेगा से आर हम क्या करेंगे? अपनी इन फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को ओमेगा से आर की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे। अरे यार ये बियॉन्ड तो नहीं चला गया? हाँ ठीक है, यस देखो सर। देखो देखो, ये है वेक्टर आर की डायरेक्शन। कैप जो है ना, ये कैप आपको क्या बता रही है? वेक्टर आर की डायरेक्शन बता रही है, ये वाली। और ये क्या है? वेक्टर ओमेगा की डायरेक्शन। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा इधर, आर इधर, ओमेगा से आर, ओमेगा से आर, ओमेगा से आर। थंब कहां जा रहा है भाई मेरे? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? यस सर। एंड बिकॉज इट इज गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो कैन आई से कि यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ को होगी। यस सर। Okay. So if I'm talking about point C, तो at point C, what we can say कि अगर मुझे टोटल वेलोसिटी इस पॉइंट C की निकालनी है, तो टोटल वेलोसिटी ऑन पॉइंट C that will be equal to velocity due to translational motion plus
वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी अपन vt से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रोटेशनल मोशन के लिए c पर जो वेलोसिटी है बच्चे वो क्या है, r ओमेगा के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। सो vc विल बी इक्वल टू vt। कैन आई राइट दैट? लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। बट अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि यार ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसको वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो दिस विल बी vt i कैप। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन तो किस डायरेक्शन में हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रही है, तो उस डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज कर लिया है, आई कैप यूज कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट सी। नाउ कमिंग एट पॉइंट पी नॉट। पी नॉट पॉइंट पे क्या हो रहा है? अब पी नॉट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा रोटेशनल वाले की वेलोसिटी है दैट इज इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव आई में, और जो ट्रांसलेशनल वाले की वेलोसिटी होगी वो तो इस पार्टिकल के लिए भी आई कैप यानी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चलने वाली है। बट यू नो दैट इन अ रोलिंग मोशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट। रोलिंग मोशन के अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होता है, और भाई मेरे अगर ये पॉइंट रेस्ट में है तो इसका मतलब नेट वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0। यस और नो? So Yes, net sir. velocity at point P naught, V P naught, that equals to again translational motion की velocity plus rotational motion की velocity. But this whole will be equal to 0. Reason being, क्या reason है? अरे यार reason simple सा है कि ये जो point of contact है ना, ये हमेशा किसमें रहता है, rest के अंदर रहता है, और ये point of contact अगर rest में है तो इस पर की जो resultant velocity आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है? अब देखो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल है, VCM आई कैप के। सो दिस इज VCM आई कैप प्लस रोटेशनल वेलोसिटी जो आई है दैट इज ओमेगा टाइम्स कैपिटल आर। व्हाई ओमेगा टाइम्स कैपिटल आर? अरे यार देखो, ये अभी मैंने तुमको इसका पूरा वो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ था। देखो ये है क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने वाली बॉडी के लिए ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, यस और नो? अपनी फिंगर्स जो है हम उसको ऐसे कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन जहां पे हमारी बॉडी रोटेट कर रही है, तो रोटेशन के डायरेक्शन में हमने कर्ल किया, थंब ने अंदर पॉइंट किया, तो ये हो गया आपके ओमेगा का डायरेक्शन। भाई थम्स अप देते रहना यार तुम लोग, अगर चीजें समझ में आती जाए तो क्या फिर मैं आपका ऐसे टाइम वेस्ट ना कर पाऊं। ओके गुड। और ये होगा आपके आर वेक्टर का डायरेक्शन, क्योंकि ये डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है, एंड बिकॉज इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स तो मैं इसको आर वेक्टर के डायरेक्शन के फॉर्म में लेके चल रहा हूं। अब अपने को चाहिए क्या होता है, अपने को चाहिए होता है ओमेगा क्रॉस आर। ये रहा ओमेगा, ये रहा आर, ओमेगा से आर, ओमेगा से आर, ओमेगा से आर, इस तरफ को आ गया हमारा रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी। और जब इस तरफ को आई तो वो हमारी नेगेटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसीलिए उसको मैं लिखूंगा वी आर बट माइनस आई कैप, वी आर बट माइनस आई कैप। अब यहां मैं आई कैप और जे कैप यूज, आई कैप यानी कि यूनिट वेक्टर्स यूज कर रहा हूं, तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये वाले टर्म में अगर माइनस को हम यहां दे दें और फिर इस टर्म को यहां शिफ्ट कर दें तो वी विल हैव एन इक्वेशन दैट VCM इक्वल्स टू VR। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट? ओके, सो VCM और VR इक्वल है। VR का इक्वेशन क्या होगा? VR के लिए हमने इक्वेशन देखा कि भाई वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर, और इसको अगर मैं लिखूं तो ओमेगा आर साइन थीटा। थीटा कितना होगा सोचो, दिस इज ओमेगा एंड दिस इज आर। एक इधर जो जा रहा है आपका ओमेगा है और ये 90 डिग्री। एकदम करेक्ट है। ये है आपका ओमेगा और ये है आर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंड बिकॉज इट इज 90 डिग्री तो कैन आई राइट इट एज ओमेगा टाइम्स आर। तो एक सरप्राइजिंग चीज मेरे को नोट करने को मिलने वाली है अब यहाँ पे, देखना, एंड दैट इज ओमेगा टाइम्स आर, ये VCM की वैल्यू होगी। सिमिलरली यहां पर भी VCM आई कैप आएगा
और अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर के इक्वल हो जाएगा। यस और नो? बिकॉज Yes, sir. ट्रांसलेशनल मोशन की वेलोसिटी को हम वीसीएम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया ओमेगा आर। अब थर्ड पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, P1 है। थर्ड पॉइंट इज P1। अगर थर्ड पॉइंट को आप ध्यान से देखो तो वहां पर रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। चेक करो, ये है सेंटर से इस पॉइंट तक ड्रॉ किया हुआ एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल है, दैट्स व्हाई नेम ऑफ द वेक्टर इज रेडियस वेक्टर। और इस रेडियस वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब रेडियस वेक्टर की कहानी थोड़ी सी बदल गई है, तो ये रेडियस वेक्टर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट येट अभी भी ओमेगा का तो सेंस चेंज नहीं हुआ है क्योंकि रोटेशन तो ऐसे ही चल रहा है। तो ये है आपका ओमेगा, दिस इज योर ओमेगा, परपेंडिकुलरली अंदर जा रहा हुआ, और ये है आपका आर। तो ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर किस डायरेक्शन में आ रही है वेलोसिटी ये वाली, पॉजिटिव Positive. Positive. बिल्कुल सही, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा। एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही आपकी एक और वेलोसिटी है जो है आपके सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी। तो अगर मैं आपसे P1 पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट P1 पॉइंट के ऊपर नेट वेलोसिटी पूछूं तो V एट P1 दैट विल बी इक्वल टू ट्रांसलेशनल वाला प्लस रोटेशनल का, तो दोनों को ऐड कर दो। ट्रांसलेशनल वाला तो VCM के इक्वल है, ओके। ओमेगा आर, राइट। ये वाली वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करके बता दी थी आपको, VCM इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, और यही हमारा ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। प्लस वी आर का जो फंडा है ये क्या होगा, ये भी आई कैप की डायरेक्शन में पैरेलल टू दी सरफेस, सरफेस के पैरेलल आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। और ये वी आर, ये वाले का भी देखो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितना रहेगा, ओमेगा रहेगा। तो इसके लिए भी आएगा ओमेगा आर साइन थीटा। बट अगेन फॉर्चुनेटली एंगल इन दोनों के बीच में फिर से कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और अगर एंगल फिर से 90 डिग्री का है तो क्या ये वैल्यू अगेन ओमेगा टाइम्स आर हो जाएगी? इज दिस गोइंग टू Yes. हैपन? यस, बिल्कुल। तो ओमेगा आर, व्हाट विल बी द डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन आएगी, आई कैप माइनस आई कैप जे कैप, क्या रहेगा? I I cap. इसका आई कैप, बहुत बढ़िया। ओमेगा आर प्लस ओमेगा आर कितनी टाइम्स ओमेगा आर हो जाएगा, 2 टाइम्स ओमेगा आर आई कैप। और देखो ये ओमेगा आर के इक्वल मैंने क्या लिखा हुआ था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो जस्ट प्लेस इट ओवर हियर। सो यू आर गोइंग टू हैव 2 VCM आई कैप, ये P1 पॉइंट के अलोंग वेलोसिटी है, ये P0 पॉइंट पर की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ठीक है। और ये पॉइंट C पर की वेलोसिटी है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कोई ऐसी दूसरी ऑब्जेक्ट दे दूं, लेट्स से, जो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ओके। यहां पॉइंट C तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, और इस पॉइंट C से R डिस्टेंस आगे एक और पॉइंट है जिसका नाम है P1, ओके। और ये वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इस पॉइंट पर रोटेशनल का लीनियर वेलोसिटी वाला पार्ट कितना आएगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा उसका इस पॉइंट पे? Omega R. ओमेगा आर होगा, बहुत बढ़िया। सो यहां पर ये हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। यहां पे बता सकते हो क्या? 2 omega. 2 omega R. 2 omega r. 2 ओमेगा आर। अरे ये समझ में आ रहा है ना क्यों ओमेगा आर और कैसे 2 ओमेगा आर आया? अरे समझो यार, ओमेगा क्रॉस आर था ना, ओमेगा क्रॉस आर के अंदर जब ये इतना डिस्टेंस तुम्हारा आर था तो ओमेगा आर लिखा, जब ये इतना डिस्टेंस हो गया तो 2 ओमेगा आर हो गया। अरे ध्यान से देखो, यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, सोचो।
जीरो। 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 बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट, 0 हो जाएगा। अब क्या ये चीज इससे मैच हो रही है क्या? ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं क्या? देखो ये जो पी नॉट पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है चेक करो। नेट वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे? 0 है। मैच कर गया पहला पॉइंट, राइट? अरे हाँ या ना? यस Yes. सर। यस बिल्कुल। सर। कमिंग टू पॉइंट सी, Yes, sir. सी पॉइंट पे मैं जा रहा हूं। तो सी पॉइंट के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो मेरे मैग्नीट्यूड कितना आया था टोटल वेलोसिटी का? तो वो कितना आया था? ओमेगा आर। यहां पर भी तुमने कितना बोला? ओमेगा आर बोल दिया। तो भाई मेरे ये भी मैच कर गया क्या? ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं क्या? यस सर। अच्छा, थर्ड, ये P1 पॉइंट के ऊपर नेट वेलोसिटी कितनी कैलकुलेट कर ली तुमने? 2 ओमेगा आर। बोलो हाँ। हाँ हाँ हाँ, यस। और क्या यहां पर भी आप 2 ओमेगा आर मेरे को बोल रहे हो? यस सर। सर। अरे ये तो बड़ा ही स्पेशल केस बन गया। जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में होती है तो दो अलग अलग चीजों को स्टडी करने के बजाय, सुनना बात को ध्यान से, दो अलग अलग चीजों को, ट्रांसलेशनल को अलग स्टडी करूं, रोटेशनल को अलग स्टडी करूं, इससे अच्छा मैं किसी एक एक्सिस को फिक्स करके और इसी के अबाउट अकेले रोटेशन को स्टडी कर लूं। है कि नहीं है? यस अरे सर। बोल सकते हैं क्या ऐसा? चलो समझ में आया तो थम्स अप दो मेरे को। समझ में आया, मेरे को पता चले कि हाँ ये बात तुमको समझ में आ गई है। और रिपीट करना स्टेटमेंट तो प्लीज आज मैं रिपीट भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिपीट कीजिए ना। बिल्कुल दृष्टि मैडम, कर देते हैं। तब तक देख लेता हूं मैं कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। ओके ठीक है, देखो इस पॉइंट की, ये जो पार्टिकल था पी नॉट, इसकी वेलोसिटी क्या आई थी? नेट वेलोसिटी पॉइंट पी नॉट की, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होता है, दैट्स व्हाई ये वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब यहां पर जब मैं इस एक्सिस के अबाउट एक रोटेशनल मोशन अज्यूम कर रहा हूं, तो ये जो एक्सिस है इस पर अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ओमेगा क्रॉस आर। लेकिन आर 0, इसी वजह से ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इससे आर डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं जाता हूं तो फिर से लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा इंटू आर की जगह पे फिर से जब मैंने वैल्यू रखी तो इसके लिए आ गया ओमेगा आर। इस पर पॉइंट पी नॉट पर हमारी वेलोसिटी क्या आई थी? 0। सी पर क्या आई थी? ओमेगा आर। और P1 पर क्या आई थी? 2 ओमेगा आर। और देख लो यहां पर भी क्या आ रहा है? 2 ओमेगा आर आ रहा है। तो मैं ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दो मोशन को अलग अलग स्टडी करने के बजाय मैं एक ही मोशन को स्टडी करूंगा, एंड दैट इज द रोटेशनल वन। लेकिन किस टाइप की? तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन को। I will have to study a motion, a rotational motion, which is occurring about this axis, इस एक्सिस के अबाउट जो हो रही है। और क्या आप मेरे को बता सकते हो ये एक्सिस फिक्स रहेगी या बदलती रहेगी? फिक्स रहेगी फिक्स सर। रहेगी, चेंज होती रहेगी। Fixed रहेगी। क्या ये पॉइंट बदलता रहेगा या चेंज सेम रहेगा? ये पॉइंट सेम रहेगा या चेंज होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। चेंज हो। बिल्कुल चेंज होता रहेगा, ठीक है। सो अगर आपने नोट्स ओपन कर रखे हैं, आपके पास नोट्स ओपन पड़ी है, तो पेज नंबर 64 के ऊपर इटैलिक फोन्ट्स के अंदर एक लाइन लिखी हुई होगी, ढूंढो कहीं पे। इटैलिक फोन्ट्स के अंदर लाइन लिखी हुई है, पेज नंबर 64, नोट्स का पार्ट 2। इटैलिक फोन्ट्स के अंदर लिखी हुई है चीजें। किसी को मिली क्या वो? बताओ। सर तो रीड कर यस सकते हो सर। क्या? प्लीज रीड कर दो यार, क्या at लिखा each हुआ है इटैलिक? at each instant the line of contact of body with the surface at P naught is momentarily at its rate and the body rotates about the line of axis. क्या मैंने यही स्टेटमेंट आपको बोली थी थोड़ी देर पहले कि बॉडी जो है इसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है ना? और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की तुम बात कर रहे हो, जिसको तुम एक भयंकर सा नाम दे रखे हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रेस्ट के अंदर होता है कि नहीं होता है?
तो यहाँ तुम्हारे रोटेशनल मोशन की जो पूरी स्टोरी है, जो पूरी कहानी है जो दी हुई है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या ये रोटेशनल मोशन के अंदर ये जो रोलिंग मोशन हो रहा है, इस रोलिंग मोशन के अंदर इस बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा? रोलिंग मोशन है तो क्या ये बॉडी हमारी डिफॉर्म होगी कि नहीं होगी? No, sir. नहीं डिफॉर्म होगी। आइडियल केसेस की बात करें तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि आइडियल रिजिड बॉडी अगर हमारे पास है तो आइडियल रिजिड बॉडी के केस में कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम डील कर रहे होते हैं नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ, हमारे पास आइडियल बॉडी नहीं आती है। लाइक यू आर कंसिडरिंग अ बॉल, क्रिकेट बॉल जो है उसको आप कंसिडर कर रहे हो, तो बैट्समैन उसको ये थपेड़े थपेड़े मार करके उसकी शक्ल बदल देता है ना, और वो घिसड़ करके उसका पूरा शेप ही चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है ना, तो सारी चीजें आप यहाँ की वहां पे अप्लाई कर सकते नहीं हो। ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई ये पूरी करेक्ट है, लेकिन किस चीज के लिए करेक्ट है वो ध्यान रखना, आइडियल रिजिड बॉडी के लिए। डाउट किसी को इसमें? नहीं है, ओके गुड। तो अब आपको क्या करना है, अच्छा अब कोई मेरे को बोल सकता है कि सर ये तो 3 पॉइंट्स आपने वो ले रखे थे जो बड़े ही सिंपल थे, है ना? कोई बोल सकता है कि सर ये पॉइंट बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जिसपे आप मेरे को बोल सकते हो कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रेस्ट में है, सारा सिंपल सिंपल बता दिया, यहाँ वाला बता दिया, यहाँ वाला बता दिया। कोई रैंडम पॉइंट लेकर के एक्सप्लेन करो तो समझे कि हाँ दमदार बंदे हो तुम, है ना? तो चलो ले लेते हैं एक रैंडम पॉइंट, ठीक है? एक उठा लेते हैं रैंडम पॉइंट। बताइए हर्ष, चलो ये मौका मैं आपको देता हूँ, कौन सा रैंडम पॉइंट लेना है? ये जो येलो कलर से मैंने थोड़ा पॉइंट कर दिया इसको ले लूं चलेगा, या फिर कोई दूसरा तुम सिलेक्ट करना चाहते हो? सर सेंटर से 30 डिग्री पे लो। सेंटर से 30 डिग्री पे, लाइक कौन सी डायरेक्शन में? बहुत सारी 30 डिग्री बन सकती है। अच्छा इधर ले लूं? हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये हो गया लेट्स से अपना पॉइंट जिसके बारे में मेरे को स्टडी करना है, ठीक है? तो क्या मेरा आर वेक्टर ऐसा होगा, हाँ या ना? यस सर। आर वेक्टर अब अगर ऐसा बन गया, ओमेगा तो इसके लिए भी अंदर की तरफ ही जाने वाला है। सो आर वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, ओमेगा वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस, और इसकी वेलोसिटी वाला जो वेक्टर तुम निकालोगे ये आर वेक्टर है और ये है आपका ओमेगा वेक्टर, राइट? तो अब आर क्रॉस ओमेगा निकालो, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर निकालो। तो जब आप ओमेगा क्रॉस आर निकालोगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? अरे यार अभी ये तो सिंपल सा रूल लगाना है, बताओ कौन सी डायरेक्शन आएगी? तो पहले तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी तो ये आपकी कॉमन रहने वाली है, दैट इज दी ट्रांसलेशनल वाली कांस्टेंट वेलोसिटी वीसीएम, उसकी डायरेक्शन यही रहेगी। रोटेशनल वाली वेलोसिटी की मेरे को डिस्कशन करना है, तो रोटेशनल वाली वेलोसिटी के लिए आर वेक्टर मेरे को पता है, ओमेगा भी मेरे को पता है कि वो अंदर की तरफ है। ओमेगा क्रॉस आर करूंगा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर इस तरीके से, ऐसे, राइट? तो वो मेरे को क्या बताएगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, जो कौन सी होगी? रोटेशनल का लीनियर वाला कंपोनेंट, रोटेशनल का लीनियर वाला कंपोनेंट जिसका इक्वेशन ही होता है v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। तो दो वेलोसिटीज तुमको मिलने वाली हैं, एक हो जाएगा अलोंग दिस जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और दूसरा जो तुम डिटरमाइन करोगे जिसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, थोड़ी सी टेढ़ी टाइप की आएगी। थोड़ा ये डायग्राम मैसी हो गया है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ इसको। सो दिस इज योर आर वेक्टर, ओमेगा आपका अंदर की तरफ को है, ओमेगा क्रॉस आर निकालना है, ऐसे निकालोगे इसको इस तरीके से। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ तुमको दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको यहाँ कहीं पे मिलने वाला है। सो दिस विल बी द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द रूलिंग मोशन। डाउट किसी को इतने में? ये 3 पॉइंट्स की अगर तुमने डिस्कशन कर दी तो काम खत्म हो जाएगा, फिर और कुछ भी करने की जरूरत
नहीं है, ठीक है। ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट इज रोलिंग मोशन और कैसे ये हो रहा है, इसके एक और पॉइंट को हम बहुत फोर्सफुली देख लेते हैं, क्योंकि वो समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन पार्ट के लिए, जो आगे हम डेरिवेशंस में करेंगे उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। देयर विल बी अ टर्म जिसमें हम कहेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग। स्लीपिंग नहीं होगा, वो स्लिपिंग होगा, ठीक है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, नॉट स्लीपिंग। तो कंडीशन क्या होने वाली है, इसका मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझना। स्लिप होना किसे कहते हैं, कोई जानता है क्या? व्हाट डू वी मीन बाय स्लिपिंग? अच्छा, मेरे को बता सकते हो कौन सी जगह पे आप ज्यादा स्लिप करोगे? जो सरफेस पर फ्रिक्शन कम है वहां पर, या जो सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पर? यहाँ पे कम। कम। जहाँ पे कम। फ्रिक्शन कम है। जहां पे फ्रिक्शन Well. कम है, बहुत बढ़िया। सो द पॉइंट वेयर फ्रिक्शन इज लेस, वहां पर आप स्लिप करोगे, और जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा है वहां पर आप स्लिप नहीं करोगे। शायद इसीलिए, अगर आपको पता हो तो फ्रिक्शन के यूजेस में आपने देखा होगा कि शूज के अंदर वो नीचे अनइवन सा सरफेस लगा दिया जाता है, सो दैट क्या हो, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज की जा सके। लेट इट बी दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की। और जब मैं बोलता हूँ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ऐसे, लाइक ये जो डॉम्स आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये डॉम्स आपको ऊपर ही नहीं दिखते रह जाना चाहिए इसकी मोशन में, इसको कहा जाता है स्लिपिंग। ये स्लिप हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं रोलिंग की, तो दिस इज व्हाट यू कॉल रोलिंग। ये रोल हो रही है, ये रोल हो रही है। रोल होने का मतलब क्या है? एट एवरी इंस्टेंट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी एंड सरफेस इज चेंजिंग। बट स्लिपिंग के अंदर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है हमारा बच्चे, वो चेंज होता नहीं है। देख लो, एक बार जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फिक्स हो गया, फिर वही पूरी स्लिपिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, चलता रहता है। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता नहीं है। बट इन दी रोलिंग, रोलिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं धवल से। हेलो धवल। धवल पंडित। धवल, am I audible to you? अरे आ रही है आवाज? अच्छा, शायद इसका माइक नहीं काम कर रहा है, ये बोल ही नहीं रहा है। कोई नहीं। प्रीना, आप मेरे को बताओ। हेलो। हेलो प्रीना, am I audible? किसी का भी माइक नहीं काम कर रहा है। जोरदार, मेरे को लग रहा है मेरा भी माइक नहीं काम कर रहा है। म्यूट। नहीं, सही तो है, सही है यार। चलो कोई नहीं। किसी भी बॉडी को, लेट्स से ये आपकी वो बॉडी है जिसको आप रोटेट कराना चाहते हो। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, वैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल मोशन में लाने के लिए किसकी जरूरत होती है? टॉर्क। Torque. की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया। एंड लेट्स से दिस इज द सरफेस जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट ने क्या करना है, रोल करना है, रोलिंग मोशन करना है, ठीक है। तो रोलिंग मोशन में, रोलिंग मोशन के अंदर अभी नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आगे जा रही है,
ये ऐसे आगे जा रही है, ठीक है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे चल रही है। तो इन दैट कंडीशन कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? जहां एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? सर पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स में ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए। Yes, I'm talking about point of contact only. So basically friction किस fundamental force के अंदर आता है? There are 4 fundamental forces if you remember from chapter number 1. One is strong nuclear force, weak nuclear force, gravitational force, and the last is electrostatic electromagnetic force. Right? तो friction इन 4 में से कौन सी कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। Yes. So electromagnetic forces के सब सेक्शन का एक पार्ट है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से रोल करता हुआ जाता है तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है और वही अट्रैक्शन क्या डेवलप करता है? फ्रिक्शन डेवलप करता है। नाउ ये जो फ्रिक्शन है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि फ्रिक्शन इसको होल्ड करके रखने का ट्राई करता है, सोचता है कि रुक जाएगा, लेकिन ये बॉडी तो क्या हो रही होती है? मूव हो रही होती है। फ्रिक्शन इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको आगे की तरफ ले जाने का ट्राई करता है। तो इसी फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करता है? रोल हो जाता है, ऐसे रोल हो जाने का काम करता है। देखो देखो, ये अपने पास वो रिंग है लेट से, और अगर मैं इसकी बात करूं तो जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो ये जो सरफेस है और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके बीच में फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी तरफ खींचेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ऐसे पीछे की तरफ खींचेगा। और जब ये इसको पीछे की तरफ खींचेगा तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से ये क्या कर जाएगा? घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा, राइट। और इसी वजह से ये क्या करेगा? आगे की तरफ इस तरीके से चलता हुआ जाएगा। ठीक है। अब अपने पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमें देखने हैं। वन इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, और दूसरा जो हमें समझना है दैट इज एक्सेलरेशन फ्रॉम एन रोलिंग मोशन के अंदर जब इंक्लाइंड प्लेन से कोई ऑब्जेक्ट हमारा रोल करके आता है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होता है। वो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। चलिए, तो खुशिल, कैन यू टेल मी रोलिंग मोशन के अंदर कौन से 2 टाइप की मोशन इंक्लूडेड है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। बहुत बढ़िया। वन इज ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। प्रथम ट्रांसलेशनल मोशन में एम मास की ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी v स्पीड से चल रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। प्रथम, यस सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए साहेब, जब ऑब्जेक्ट एम मास की v वेलोसिटी के साथ ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है तो। हाफ mv²। वेरी गुड। और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं kT से, सो दिस इज हाफ m v cm का स्क्वायर। बिकॉज मैंने आपको बताया रोलिंग मोशन के अंदर हर पार्टिकल की जो ट्रांसलेशनल स्पीड होती है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड के इक्वल होता है, इसीलिए यहां हमने क्या लिख दिया है? v cm लिख दिया हुआ है। तक्ष, कैन यू टेल मी कि ये जो रोटेशनल मोशन है इसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। Oh, ho, great. Half I omega square. And if you remember, तो in session 7.4, I have told you that moment of inertia is equal to m times k square. याद है क्या? यस सर। क्या Yes, बोलते हो k sir. को? रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत बढ़िया। So now I am talking about rolling motion, और rolling motion जो है वो इस ट्रांसलेशनल मोशन और इस रोटेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहता हूं, काइनेटिक एनर्जी टोटल फॉर रोलिंग मोशन, तो उसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी का
एडिशन। एडिशन करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। सो K इक्वल्स टू हो जाएगा KT प्लस KR। KT की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ MVCM का स्क्वायर, प्लस KR की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर, there was a formula VCM equals to R into omega for an object having radius R, angular velocity omega, VCM equals to R times omega। पीछे मैंने प्रूव किया हुआ Yes. है। सो अगर यहां से मैं ओमेगा को सब्जेक्ट बना लेता हूं साहिब, तो कैन आई राइट इट एज VCM बाय कैपिटल R? लिख सकते हैं क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलिए, और I का तो M के स्क्वायर आपने यहाँ लिख ही दिया हुआ है। मास अगर स्मॉल m है तो स्मॉल m के स्क्वायर, कैपिटल M है तो कैपिटल M के स्क्वायर। ये टर्म एज इट इज प्लस 1/2। I की जगह पर हमने रिप्लेस किया स्मॉल m के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे VCM बाय R। तो VCM बाय R, दिस इज इन प्लेस ऑफ ओमेगा। बट लुक केयरफुली, यहां है क्या, ओमेगा का स्क्वायर, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ टेक द कॉमन टर्म्स आउटसाइड। सो यहां से तो 1/2 MVCM का होल स्क्वायर पूरा बाहर चला गया, बचा कितना, ये इतने में 1, प्लस यहां से 1/2 M और VCM का स्क्वायर चला गया, बचा K स्क्वायर बाय R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। काम की इक्वेशन है, नोट कर लेना अच्छे से, काम आएगी। काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो इसके बेस पे अपन सॉल्व करने वाले हैं, सो भूलना नहीं इस इक्वेशन को। Total kinetic energy of a rolling motion that equals to half of MVCM square plus into 1 plus K square by R square। Give me a thumbs up अगर ये एक्सप्रेशन आपको ड्राइव करना समझ में आ गया है तो। सो ऑन द सेम पेज जहां पे मैंने आपको रीड करने के लिए बोला हुआ था रोलिंग मोशन के बारे में, वहीं पर ये इक्वेशन पूरी आपको दी हुई है। यू कैन जस्ट रेफर इट इफ यू वांट, अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि थोड़ा ऐसा अनक्लियर सा रह गया तो यू कैन रेफर इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से अपने स्फीयर को रोल डाउन होने देंगे। सो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल, और इस हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल के ऊपर हमारा एक प्लेन है, और उस प्लेन के ऊपर हमने रखा हुआ है एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M, और कैपिटल M मास वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी जो एक्ट करती है, दैट इज मास टाइम्स G। सो ये हो जाएगा mg। ऑन द सेम टाइम इसके प्लेन, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर हमारे पास क्या एक्ट कर रहा होता है, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। एंड यू गाइज फ्रॉम द एडवांस बैच, आई डोंट थिंक कि अब आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन होगा कि अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। Theta. किसी को ऐसा है क्या कि सर ये स्टेप मेरे को समझना है, कहीं पे अटकते हो इसमें? एनीवन? नहीं है, ओके गुड। सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा। अब देखो, तुम्हारे मन में इन सारी चीजों को देख के लड्डू फूटना चाहिए। किस चीज का लड्डू? वेक्टर कंपोनेंट रेजोल्यूशन का, वेक्टर रेजोल्यूशन वाला लड्डू। देखो, mg डाउनवर्ड फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगल पे आइए, कितने कंपोनेंट निकल जाएंगे रेक्टेंगुलर वे में? अरे भाई दो निकल जाएंगे, दो। एक होगा अपना थीटा के अलोंग वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा mg cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा बिल्कुल, और mg दूसरा sin ये theta। कंपोनेंट sin थीटा। अच्छा, क्या मैंने आपको इनिशियली ये बोला था कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ऐसा कुछ मैंने मेंशन किया है क्या? No sir। No, नहीं sir. है। और क्या रोलिंग मोशन फ्रिक्शन के बिना हो सकती है? सोचो। No। No, नहीं हो sir. सकती है। मतलब यहाँ फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है बॉस, और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है
तो उसकी डायरेक्शन में जरा मेंशन कर देता हूं। देखो, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज दिस, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। नाउ फ्रॉम बाबा न्यूटन्स इक्वेशन, नेट फोर्स इन दी प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन वाली डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स F net, that will be equal to mg sin theta minus frictional force small f. You may ask me a question कि sir why mg sin theta minus f minus mg sin theta क्यों नहीं? My answer will be कि भाई मेरे के ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रही है वो तो चेक कर ले। ऑब्जेक्ट किधर रोल डाउन होते हुए आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स, दैट मींस mg sin theta इज अ ग्रेटर फोर्स, और ये बड़ा फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये छोटू सा फोर्स लग रहा है। तो mg sin theta में से अगर मैं इस फ्रिक्शन को घटा दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा, राइट? अब बताओ नेट फोर्स का क्या इक्वेशन होता है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर नेट फोर्स? नेट फोर्स का मास क्या इनटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रिक्शन हम यहाँ देख जरूर रहे हैं, लेकिन हमसे देखा नहीं जा रहा है। दिस इज नॉट लुकिंग गुड ओवर हियर। अच्छा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। एंड बिकॉज इट इज नॉट लुकिंग गुड ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू रिप्लेस इट विद समथिंग एल्स। मैं कुछ दूसरे से इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। बट आई एम हेल्पलेस राइट नाउ, क्योंकि मैं इस फ्रिक्शन के बारे में कुछ भी मेरे को पता नहीं है। एक ही चीज मेरे को पता है, वो ये कि ये फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है। ये काम कर रहा है इसको रोटेट कराने का, हाँ या ना? और Yes. रोटेट कराने के लिए अगर मैं लॉजिकली तुमको लेके चलूं, तो रोटेट कराने के लिए क्या चाहिए होता है? अपने को टॉर्क चाहिए होता है, और टॉर्क के लिए होना चाहिए फोर्स। तो फोर्स है फ्रिक्शन वाला, और प्रोड्यूस क्या कर रहा है? टॉर्क। तो मैं लिख सकता हूं टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। लिख सकता हूं क्या ऐसा? Yes, sir. यस और जब मैं एक बड़ी सी इक्वेशन के फॉर्म में इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाऊंगा, तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी आर एफ साइन थीटा। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को आर और एफ के बीच का एंगल नहीं पता है। रुको रुको, एंगल तुमको पता है। तुमने 10th स्टैंडर्ड में सर्कल नाम का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, और उस Yes, चैप्टर sir. के अंदर तुम जानते हो कि अगर कोई सर्कल के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो इस टेंजेंट का रेडियस से एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 degree. 90. फ्रिक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, और रेडियस वेक्टर और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा हो जाएगा तुम्हारा इन शॉर्ट 90 डिग्री, और साइन 90 तो हमारे अब जेनेटिक्स के अंदर फिल हो चुका है, राइट? क्या होती है वैल्यू? 1 1. बढ़िया। सो टॉर्क इक्वल्स टू हो गया आर एफ। यार फोर्स की जैसे इक्वेशन होती है एमए, वैसे ही टॉर्क की इक्वेशन आई अल्फा होता है क्या? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो क्या मैं Yes, इसको sir. आई अल्फा से कंपेयर कर सकता हूं? यस सर। Yes, sir. मेरे को एलिमिनेट किसको करना है? एफ को, राइट? यस सर। तो मैंने आर जो यहाँ प्रोडक्ट में था इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, सो इट बिकेम आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर। नाउ अभी भी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, और वो गड़बड़ इस अल्फा के फॉर्म में, बिकॉज आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन यहाँ एंगुलर वाला पार्ट आ चुका है, लीनियर नहीं है। तो इसको मैं लीनियर में बदलता हूँ। तो क्या आप जानते हो कि v इक्वल्स टू आर टाइम्स ओमेगा होता है? यस Yes. सर। Yes, sir. और क्या मैं इस इक्वेशन को A डिफरेंशिएट equal करके to लिख R सकता हूँ as- dv बाय dt यस सर। इक्वल्स टू आर तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, और यहाँ हो जाएगा d ओमेगा बाय dt। कैन आई राइट दैट? यस Yes. सर। Yes, sir. Yes, sir. तो a इक्वल्स टू आर इंटू R into अल्फा लिखा जा अल्फा। सकता है क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो अल्फा इक्वल्स टू a बाय r, वी कैन डू दैट। ऐसा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यहाँ स्मॉल आर था, यहाँ कैपिटल आर कैसे हो गया? अरे टेंशन नहीं लो, वो तो मैंने आपको साइड में सिर्फ
एक्सप्लेन करने के लिए समझाया हुआ है बस, बाकी और कुछ नहीं। रेडियस तो अपन कैपिटल आर ही लेके चल रहे हैं। सो फ्रिक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा I बाय आर, ये एज इट इज, और अल्फा की जगह पे A बाय आर हो जाएगा, A बाय आर। सो दिस विल बी I A बाय आर स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे। Yes, sir. yes, एंड इफ यू रिमेंबर तो पिछले ही डेरिवेशन के अंदर मैंने I इक्वल्स टू एक टर्म यूज किया हुआ था MK स्क्वायर। Yes, sir. तो यहां पर भी उसको हम यूज कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगा तो पहले तो अब इस इक्वेशन में आ जाओ। ये जो हीरो नाम की इक्वेशन है, पूरी जो मेन इक्वेशन है उसमें आ जाओ। सो दिस विल स्टार्ट, और यहां से मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं। सो MA प्लस F दैट इक्वल्स टू mg sin थीटा। फ्रिक्शन की जगह पर मैं ये वैल्यू रख रहा हूं जो यहां की है, देखना। MA प्लस IA डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इक्वल्स टू mg sin थीटा। I की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस करो mk स्क्वायर। सो MA प्लस mk स्क्वायर A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दैट इक्वल्स टू mg sin थीटा। प्रॉब्लम? no sir, No, sir. ओके। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे A, यहाँ पर A, यहाँ पे M और यहाँ पे M, तो MA दोनों में कॉमन है, राइट? yes sir, Yes, sir. टेक इट आउटसाइड दी ब्रैकेट, बाहर ले लो इसको। MA आ जाएगा बाहर, यहां से पूरा खानदान चला गया तो बचा कितना? 1 हमने लिख दिया। बचा गया k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर दैट इक्वल्स टू mg sin थीटा। अब एक काम में तुम बहुत होशियार हो, और वो है काटने पीटने में, है ना? सो ये m और ये m क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ा दिया इसको। सब्जेक्ट के फॉर्म में मुझे कौन चाहिए? एक्सेलरेशन। तो ये जो बचा हुआ कचरा है इसको मैं दूसरी तरफ भेज देता हूं, ठीक है? ये पूरा मसाला दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। सो दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, दिस A विल बी इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब ये कचरे को देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? ये इतना कचरा देख करके कुछ याद आ रहा है क्या? वो टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर क्या था? क्या था मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर? क्या यही था 1 वो? plus Ah, r sir. square, Yes, sir. यस सर। देखो दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देख लो। 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही का यही कचरा जो है वो यहाँ पर भी आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी में मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक्सेलरेशन के टर्म में ये क्या कर रहा है? डिवाइड करने का काम कर रहा है। गिव मी अ थम्स अप अगर ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो चुका है तो। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। ये मैं आपको फुल व्यू दिखा देता हूँ इसका। दिस इज समथिंग लाइक दिस। आ गया ना सारा कुछ? इस पे थोड़ा सा कुछ बचा है। ठीक है अभी। सो इफ एनीवन वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, ही और शी कैन। अगर आप लिख रहे थे तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। कमिंग टू वन लास्ट डेरिवेशन ऑफ द चैप्टर, जो हमने लास्ट टाइम स्किप किया हुआ था। That was the last derivation of the session 7.5, right? If I'm not wrong. And उसके अंदर हम प्रूव करने वाले थे L equals to I omega, ठीक है? And I believe many of you have tried also. काफी लोगों ने ट्राई भी किया होगा उसको सॉल्व करने का, है ना? किया था क्या किसी ने? Is there anyone ऐसा क्रांतिकारी बंदा? अच्छा कोई नहीं था, ठीक है।
सर फालतू काम हम नहीं करते, जब तक हमसे कहा नहीं जाएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे सर, और जो कहोगे भी वो भी एक बार के लिए नहीं करेंगे, तो अपनी मर्जी से तो करने की बात ही छोड़ो, ठीक है। सो मेक अ हेडिंग ऑफ द टाइटल, relation between angular momentum, that is L, and moment of inertia, that is I. L और I के बीच में एक रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। चलिए, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू, इसको पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, प्रांशु, प्रांशु am I audible to you? Yes, sir. प्रांशु, क्या आप मेरे को बता सकते हो एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन आपको शुरू में बताया गया था, डू यू रिमेम्बर दैट, क्या है वो? Hello. हेलो, इसका भी माइक खराब हो गया। Between L and I. So ये हमने एक एक्सेस ऑफ रोटेशन अज्यूम किया हुआ है, और इस एक्सेस ऑफ रोटेशन में एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लाइक रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट कर रही है, बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है, और उसका एक पार्टिकल जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा पूरा, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड दैट सर्कुलर मोशन इज इन दिस सेंस, इस तरीके से वो सर्कुलर मोशन हो रही है। बोलो, ये इतनी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we are considering the mass of that particle to be m. मास उस पार्टिकल का हमने क्या कंसिडर किया है, m कंसिडर किया है, ओके। एंड दिस फिक्स्ड एक्सिस से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, दैट इज स्मॉल r, या लेट्स से r1 ले लेते हैं। इस फिक्स्ड एक्सिस के सेंटर से, यानी सेंटर से इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, r1 है, ओके। और इफ दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, इस ओरिजिन पॉइंट से इस पार्टिकल का पोजीशन, यहां से इसका जो पोजीशन होगा, दैट पोजीशन वेक्टर इज दिस, और उस पोजीशन वेक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, r से। इसको मैंने बोला ओरिजिन, इसीलिए ये o है, ये है सेंटर ऑफ दैट सर्कल, c से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एंड दिस इज द पार्टिकल, तो पार्टिकल है तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, p से। अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट आपके लिए बनेगा कि सर ये किस तरीके के डायग्राम की आप बात कर रहे हो। तो बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ डायग्राम, ऐसे डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं जिसमें रुक जा भाई, रुक जा, नहीं, ओके। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ डायग्राम जिसमें पार्टिकल आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस, लाइक दिस, अरे ऐसे ऐसे चल रहा है, और ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर है सेंटर ऑफ दैट सर्कल, इस सर्कल का क्या है, इस पॉइंट पे सेंटर आया हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में, मैं क्या क्या बात कर रहा हूं मैं इस पॉइंट पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड 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 गुड, डन। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला, दैट वाज L वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। लिख सकते हैं क्या ऐसा?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now if you are looking at the r vector, तो r vector अपना क्या है, OP है. कौन सा वेक्टर है ये, OP वेक्टर है. OP वेक्टर. From vector addition law, can I write it as OP equals to OC plus CP? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So यहां r वेक्टर की जगह पर बच्चे हमने लिख दिया OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर, ये हमने लिख दिया एंड इनटू कर दिया हमने P वेक्टर. सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला पार्ट है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं. सो दिस विल लुक लाइक OC वेक्टर क्रॉस P वेक्टर प्लस CP वेक्टर क्रॉस P वेक्टर. लिख सकते हैं क्या ऐसा अपन? Yes, sir. Yes, sir. नाउ अकॉर्डिंग टू मोमेंटम की इक्वेशन P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, राइट? Yes, sir. तो अगर मैं P वेक्टर लिखूंगा तो वो mv वेक्टर के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है. तो मैं यहां पर इसको OC वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर प्लस CP वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है? Yes, sir. ओके. नाउ सॉरी, ये जो OC और MV है इसके लिए हम थोड़ा चीजों को समझते हैं क्या हो रहा है. ध्यान से देखना. दिस इज O2C वेक्टर, ये होगा OC वेक्टर. OC, अरे विजिबल है ना ये कलर कैसा? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज योर OC वेक्टर. ये O से C तक ड्रॉ किया हुआ अपना एक वेक्टर है जिसको मैं OC वेक्टर बोल रहा हूं. अब इस पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करते थे? रोटेशनल मोशन में जब भी आपको वेलोसिटी निकालनी होती थी, लीनियर वेलोसिटी, आप क्या करते थे? उस पॉइंट के ऊपर मोशन की डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया करते थे. याद करो, होता था क्या ऐसा कुछ? Yes, sir. लाइक अभी ये बॉडी ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है, तो मैं इस पॉइंट पे अगर मैंने वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करता था? इसके ऊपर जस्ट एक टेंजेंट ऐसे खींच देता था, टेंजेंट खींच दिया, और टेंजेंट ही हमको क्या बता देता था? लीनियर वेलोसिटी बता देता था. इस केस में ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है तो टेंजेंट अंदर की तरफ को आएगा, लाइक दिस, ऐसे अंदर की तरफ जाता हुआ टेंजेंट आएगा और ये बताएगा आपको क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन, राइट? Yes, sir. सो उसे मैं एक डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं और वो डॉटेड लाइन जो है वो बता रहा है कि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में, ये V वेक्टर की डायरेक्शन हो गई. ठीक है? Yes, sir. सो बिकॉज दिस OC एंड ये MV, OC वेक्टर और यहाँ पर जो MV वाला पार्ट है, इसके अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, इसकी डायरेक्शन कोई मेरे को बता पाएगा क्या? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दीज टू? क्या आएगा डायरेक्शन इनके क्रॉस प्रोडक्ट का? OC क्रॉस V. OC ऐसे है इस तरीके से और V इस तरीके से आया हुआ है, लाइक दिस, ऐसे दोनों है. OC क्रॉस V निकालना है आपको. ये सर ये माइनस आई कैप की डायरेक्शन में. ऊपर जो है ये OC कैप है, राइट? ये OC वेक्टर है यस और सर. इस तरफ है अपना वेलोसिटी. तो मैं अपनी फिंगर्स को OC से वेलोसिटी की तरफ ऐसे कर्ल करूंगा. थंब Yes. कहाँ आएगा? टूवर्ड्स द सेंटर. यस सर. और क्योंकि ये टूवर्ड्स द सेंटर आएगा तो मेरे को इसकी डायरेक्शन जो मिलने वाली है वो किस तरफ मिलने वाली है? सेंटर की तरफ मिलने वाली है. ये एक चीज मैंने नोट कर लिया. ठीक है? Yes, sir. ठीक है. अब बात करते हैं इस CP की.
ये जो सीपी है इसके लिए डिस्कस करते हैं। दिस इज फॉर डायरेक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स सी। अब ये सीपी वाले के लिए देखना, दिस इज योर सीपी, सीपी वेक्टर ऐसे, सीपी वेक्टर ऐसे इस तरफ को देखो ऐसे, और जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारा वो कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लुक ओवर हियर, सिचुएशन इज क्रिएटिंग लाइक दिस। ये आपका सीपी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये वाला, ये, और ये जो है ये आपको वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सीपी क्रॉस वी करना है, सीपी क्रॉस वी करना है। तो देखो ये रहा सीपी, ये रहा वी, सीपी से वी, तो थंब कहां पॉइंट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड बिकॉज ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम कौन से डायरेक्शन बोलते हैं, जेड डायरेक्शन बोलते हैं क्या, प्लस जेड Yes, Yes, sir. के कैप से उसको हम बाद में कभी इंडिकेट K cap. करेंगे, हमको जरूरत पड़ी तब, ठीक है, अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको हम देखेंगे वहां पे, ठीक है। सो ये इतना जो पार्ट है देखना, सो दिस विल बी अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इसी के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहां पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आ जाओ, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इस तरफ। तो जब आप यहां पे आओगे तो आप घूम करके ऐसे, तब टेंजेंट बाहर की तरफ को आपका ड्रॉ होगा, तब टेंजेंट कहाँ आएगा, बाहर की तरफ को। और बिकॉज टेंजेंट बाहर की तरफ को होगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड, ऐसे बाहर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी, और सीपी अभी भी आपका ऐसा रहेगा, सीपी विल लुक लाइक दिस, ऐसा। और फिर आपसे मैं पूछूं कि सीपी क्रॉस वी निकालो, तो ये रहा सीपी, ये रहा वी, सीपी टू वी, सीपी टू वी, सीपी टू वी, अगेन ये किसकी तरफ जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगा। ये जब सेंटर की तरफ जा रहा था तो दैट वाज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बट ये वाला पार्ट जब सेंटर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। Yes, sir. एंड बिकॉज एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये वाले जितने भी कंपोनेंट आपको मिलने वाले हैं, ओसी क्रॉस एमवी वाले जितने भी कंपोनेंट मिलने वाले हैं, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल करके एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, खत्म कर देंगे, मार डालेंगे। यार ये बात हार्ट है इस पूरे डेरिवेशन की, अगर ये समझ में आया तो आगे सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ आगे समझ में आने वाला नहीं है। एक बार ध्यान से इसको सोचो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझना इस चीज को। देखो यहां वेलोसिटी अंदर की तरफ थी, वेलोसिटी ऐसे अंदर थी लाइक दिस, इस तरीके से, और रेडियस कहां था, इस तरफ था, रेडियस वेक्टर वाज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तब हमने क्या किया, ये इसके लिए आई एम टॉकिंग अबाउट ओसी, तो ओसी के लिए ये था ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी वेलोसिटी जो थी वो अंदर की तरफ थी। तो सिचुएशन वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसे थी, राइट। ये ओसी है और ये वेलोसिटी है। तो ओसी टू वी, ये जब हम इसको कर्ल कर रहे थे तो कर्ल करने पर हमारा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहा था। यहां डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आए तो उस टाइम पर ये चीज पलट गई, ऐसे हो गई, यानी ये अब इस तरफ जाने लगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ जाने लगा। हर ऐसे एक पॉइंट के लिए, लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट इस पॉइंट के बारे में, तो इस पॉइंट के लिए इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यस और नो। और Yes, क्योंकि sir. इसके अपोजिट एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा तो ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, राइट। और ये अगर Yes, sir. खत्म हो गया तो सिर्फ बचेगा अपना ये वाला कंपोनेंट सीपी क्रॉस एमवी, ठीक है।
क्लियर है क्या ये इतना पार्ट कि क्यों ये वाला पार्ट अपना जीरो हो रहा है? सारे पार्टिकल्स के लिए ये इतना पार्ट जीरो हो जाएगा। Yes, sir. नाउ यू मे आस्क मी ए क्वेश्चन कि सर सीपी क्रॉस एमवी में तो आपने कोई दूसरा पार्टिकल लिया ही नहीं, तो चलो ना ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट जैसे मैंने इसका डायमेट्रिकली यहाँ अपोजिट लिया हुआ था, इसी पार्टिकल के लिए फिर से मैं देखता हूँ। देखो आर की वैल्यू यहाँ पर भी आर ही रहने वाली है, ठीक है, ये R1 ही रहेगा लेट्स से। एंड बिकॉज ये R1 का R1 ही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ को है, तो चेक करो सीपी क्रॉस एमवी की डायरेक्शन क्या होगी। देखना ये सी और ये है पॉइंट नया वाला लेट्स से पी डैश, तो सीपी डैश क्रॉस एमवी की डायरेक्शन क्या होगी? सो सीपी इज इन दिस डायरेक्शन और जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। घुमाओ अपनी फिंगर्स को, दिस विल लुक लाइक समथिंग दिस। ये है अपना सीपी, ये है सीपी और ये है वी। सीपी टू वी, सीपी टू वी अगेन ये कहां पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा है। एंड बिकॉज ये अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, यहां पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा था, यहां पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है, भाई मेरे हर पॉइंट के लिए ये चीज कहां पॉइंट करने लगेगी? सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, और कोई डायरेक्शन इसको मिलेगी नहीं। सो फॉर एवरी पॉइंट ये वाला कंपोनेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और ये जो है ये हर पॉइंट के लिए सेंटर की तरफ होगा, और इसके लिए भी सेंटर की तरफ, इसके लिए भी सेंटर की तरफ, कैंसल, इसके लिए भी सेंटर की तरफ, इसके लिए भी सेंटर की तरफ, कैंसल, इसके लिए भी सेंटर की तरफ, इसके लिए भी सेंटर की तरफ, कैंसल। तो ये वाले कंपोनेंट्स तो बच जाएंगे, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। सो अब ये CP है क्या? CP is the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation. पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या मैं इस CP वेक्टर की जगह पे R परपेंडिकुलर लिख सकता हूं? Yes, sir. Yes, So sir. this can be written as L vector equals to R परपेंडिकुलर। जो ये R1 में लिख रहा था, इसी R1 को हमने क्या लिखा? R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर का मतलब है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट एज R परपेंडिकुलर इनटू mv, तो है ही mv, ठीक है। और ये जो v है, अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो v इक्वल्स टू क्या होगा? R इंटू ओमेगा होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस आएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, सो इट कैन बी आल्सो रिटन एज ओमेगा टाइम्स R परपेंडिकुलर। कैन वी डू दैट? कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज R परपेंडिकुलर इंटू m, और v की जगह पर ओमेगा इंटू R परपेंडिकुलर। अगेन स्टॉप फॉर अ मिनट, ये जो एक्सिस आपको मिल रही है वो कौन सी एक्सिस के लिए मिल रहा है? Z एक्सिस के लिए मिल रहा है, तो बी केयरफुल, यहां पर k कैप लगाना नहीं भूलना। Z एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या, किससे हम यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करते हैं? k कैप। सो k कैप हमने लगा दिया। सो जस्ट अब सॉल्व कर दो इसको, m ओमेगा R स्क्वायर परपेंडिकुलर वाला, और ये आ जाएगा इंटू k कैप। अब देखो mr स्क्वायर, याद करो फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे क्या इसको? Yes, sir. बस Yes. तो mr स्क्वायर की जगह पे आप रख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, और डायरेक्शन इसकी आ जाएगी k कैप। फिनिश्ड। गिव मी अ थम्स अप अगर आप समझ गए हो तो। ये पूरा डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जहां दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ। लास्ट ये आपकी फाइनल लाइन है, अगर ये समझ गए तो फिर और कोई दिक्कत नहीं आएगी। Sir. यस सर इसको हम वो और रिजल्ट्स हमने जो देखे थे उसकी हेल्प से प्रूव कर सकते हैं? लाइक किस तरीके से बोल रहे हो आप? सर पहले टॉर्क को लिखेंगे dl/dt। बिल्कुल हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ हाँ, मैं समझ गया।
कर सकते हो। लेकिन बोर्ड के अंदर जब आपको ये डेरिवेशन पूछा होगा तो आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो आपको इसी मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ही माइट बी कि यार फिर तो क्या ही मतलब है, करके क्या कर लेंगे फिर। ऐसे तो बहुत सारी मेथड है इसको करने की, लेकिन बोर्ड अलाउ यही वाला कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं तो L इक्वल्स टू, जो तुमने ये इक्वेशन देखी दैट वाज R क्रॉस P, अगर मैं इसको थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री अज्यूम कर लूं तो ये RP हो जाएगा, राइट। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये L इक्वल्स टू क्या हो गया, R इंटू P हो गया। R एज इट इज और P की जगह पर मैंने लिख दिया M इंटू V, और V इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा इंटू R। सो R इंटू M, ओमेगा इंटू R, देख लो आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर हो गया आई, आ गया ओमेगा, एल इक्वल्स टू हो गया आई ओमेगा। लेकिन नहीं कर सकते ना दोस्त। ठीक है, करना यही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना। क्लासिक एग्जाम, क्लासिक डेरिवेशन है, बहुत बढ़िया डेरिवेशन। मतलब साइंस वाले का अगर दिमाग टेस्ट कर रहा है ना तो उसके सामने ये डेरिवेशन तुम रख सकते हो, और बहुत बढ़िया इंसान होगा, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। अगर कहीं डाउट तुमको लग रहा है तो मेरे को बताओ, अगर कहीं भी लग रहा है कि सर ये पार्ट नहीं समझ में आया, बताओ, आई एम देयर टू हेल्प यू। सबको क्लियर है क्या? ओके, गुड। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूं मैं। आपके उसमें एडवांस के अंदर उसको पूछा जाता है, बोर्ड के अंदर से इस साल के लिए उसे ओमिट कर दिया गया है, लेकिन एडवांस में उसकी जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। तो एडवांस में काफी काम की चीज है जो आप वहां पर यूटिलाइज कर भी रहे होगे शायद, या आई डोंट नो। ओके, सो व्हाट इज थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस? तो मान लो ये आपके पास कोई एक प्लेनर बॉडी है, ठीक है, ये एक प्लेनर बॉडी है, ओके, और इसकी इस एक्सिस के अबाउट ये वाली एक्सिस और जो दूसरी एक्सिस है दैट इज दिस, इन दोनों एक्सिस के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि mi जानते हो, ठीक है। लेट्स से यू नो दैट कि भाई इस एक्सिस के अबाउट क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली होकर के समझाऊं तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस दैट यू नो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस दैट यू नो, ये दोनों वैल्यूज आपको पता है। एंड समवन आस्क्ड यू अबाउट व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। तो प्लेनर बॉडी तो ये है, इस बॉडी में से एक एक्सिस ये गई थी, एक एक्सिस ये गई थी, दो एक्सिस इस बॉडी में से पास हो रही थी। तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन इज दिस कि इन दोनों के लिए तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। फाइंड किसके लिए करना है, तो यू वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस, इस प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर है, उसके लिए तुम क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाहते हो। तो यार एक्स और वाई मैंने ले लिया हुआ था, बचा था जेड एक्सिस, तो ये मेरा हो जाएगा जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है आई जेड से। मेरे को बताओ which two axes are lying in the plane of the body, कौन सी दो एक्सेस? X and Y. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस नहीं कर जाना, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है इस पूरी थ्योरम की। दो जो तुम्हारी एक्सेस है ना, वो प्लेन ऑफ द बॉडी के अंदर, बॉडी के प्लेन के अंदर लाई करनी चाहिए, और जिस एक्सिस के अबाउट आप फाइंड आउट करना चाहते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो
एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस बॉडी के। तो बॉडी ये रही, इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस ये आ जाएगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तब तुम क्या करोगे, एट दैट टाइम IZ इज गिवन बाय IX प्लस IY, ठीक है। IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY, इस केस में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब you may ask me a question, sir, what is the application of this? तो if you have notes with you, पेज नंबर 58 ओपन करो। एंड पेज नंबर 58 के ऊपर अगर आप देखोगे तो देयर इज एग्जाम्पल नंबर 20, और इस एग्जाम्पल नंबर 20 के अंदर आप देख सकते हो कि हमने एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया हुआ है, और उसके बाद हमने उसकी परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट हमने वो डिराइव कर लिया। तो जो ये जो प्लेन वाली है ना, इन प्लेन वाली एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। तो व्हाट वी डिड इज कि हमने ये वाली वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली हुई थी, दैट केम टू बी mr², और फिर जब ये दोनों हमने सिमेट्री की वजह से IX और जो ये दोनों थे वो इक्वल लिए, एंड बिकॉज दीज टू वर इक्वल, तो हमने फाइनली क्या किया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमको इसके और इसके अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गए। होप यू आर एबल टू गेट दैट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो आपकी ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस बहुत इजी बना करके खत्म कर देती है। तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हाउ यू टेक दिस, अब कैसे इसको समझते हो, ठीक है। ओके, नाउ बोर्ड पार्ट में से अगेन डिस्क्लेमर इज दैट बोर्ड पार्ट में से इसको ओमिट कर दिया हुआ, निकाल दिया हुआ है। कमिंग टू द सेकंड पार्ट जिसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को समझना चाहते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर क्या है, लाइक ये मेरे पास कोई एक अनइवन से शेप की रिजिड बॉडी है, ठीक है, और इस रिजिड बॉडी के लिए इस सेंटर ऑफ मास में से जो एक एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से IC है। सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो हमारी एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, दैट इज IC, और इसके पैरेलल एक और एक्सिस पास हो रही है, लेट्स से दैट इज I, सिर्फ वो ID से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक्सिस है D, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट वो ID है, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस ID। तो हाउ विल आई डू दैट, मैं क्या करूंगा, मैं पहले इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, लेट्स से दैट R है, ओके। मास जो है अपना इस बॉडी का दैट इज M, तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें ID इक्वल्स टू IC प्लस M into R² लिख देना है। अगेन यू मे आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि सर इसका यूटिलाइजेशन, तो उसी पेज पर जहां पर आपने इन दोनों को इक्वल लिख करके और फिर इन दोनों की वैल्यू निकाली है, उसी के जस्ट नीचे वाले टॉपिक में अगर आप देखोगे तो इस थ्योरम का यूटिलाइजेशन करके थोड़ी दूर के ऊपर भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। क्लियर है क्या सबको ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस? ओके, काफी काम की थ्योरम्स हैं, यूटिलाइज आपको अच्छे से अगर करना आ गया तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस चैप्टर की, उनको आप थोड़ा इजीली शॉर्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हो। खास करके एडवांस में तो बहुत ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जाते हैं जहां पे आंसर सीधा आ रहा होता है बट येट वी आर नॉट एबल टू गेट दैट, तो उसमें इन थ्योरम्स का यूज करके आप इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो। बट ठीक है, अभी अभी के लिए ये बोर्ड पार्ट में से आउट है, तो फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस, लेकिन फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट इट
चलिए अब न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। कौन से सेशन से न्यूमेरिकल्स बाकी हैं? वो लास्ट टाइम ये इसका रिएक्शन वाला कुछ करवाया था क्या? लाइक लैडर थी किसी वॉल के ऊपर एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें कहां तक हो चुका है यार 7.4 में? फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा तो मैं आपको वो डिस्क्राइब कर दूं, नहीं तो फिर मैं आपको वीडियो लेक्चर्स भी सजेस्ट कर देता हूँ, लाइक अपलोड ही कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में। सर 7.4 में क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 किया था। 2 कर लिए थे, ठीक है। बाकी और के लिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ, उनको देखना, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो आई एम देयर टू हेल्प यू। और आज अपन 7.6 के कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। 5 की जो होमवर्क शीट के न्यूमेरिकल्स हैं वो ओमिट हो चुके हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो होमवर्क शीट 7.5 के न्यूमेरिकल्स आपको नहीं करने हैं। 7 पॉइंट जो अपना क्या है 6, हाँ, जो आज हमने खत्म किया, इसके लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देख लेते हैं। चलो आई थिंक फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 11 है। रीड कर दो यार कोई क्वेश्चन नंबर 11 को। 7.6 क्वेश्चन नंबर 11। Three bodies, a ring, a solid cylinder, and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radius of the bodies are identical. Which of the bodies reaches the ground with maximum velocity? ओके, थैंक यू अविश। चलिए, सो हियर वी हैव अ रिंग, यहाँ पर मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर और यहाँ पर है मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को हमने सेम हाइट से रोल डाउन होने दिया। हमको ये कैलकुलेट करना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे आएगी। तो देखो, ये हम अज्यूम कर रहे हैं इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट h, और एंगल जो हमको बताया हुआ है वो एंगल भी सेम ही बताया हुआ है, ठीक है, कि इसी प्लेन के ऊपर से तीनों को हम गिराने का काम कर रहे हैं। सो दिस विल बी थीटा। नाउ इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में थी, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में है तो कैन आई से कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ या ना? यस सर। और h हाइट के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh। अब जब ये मूव करना चालू करेगी तो रोल होगी, और रोलिंग मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा वैसे वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। और लास्ट मोमेंट पे ऐसा होगा कि जब हाइट 0 हो जाएगी तब इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी में। Kinetic energy. बिल्कुल। तो अब अगर आपको याद हो तो आज के दिन हमने डिराइव किया हुआ था रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, एंड दैट वाज हाफ ऑफ m v square cm 1 plus Plus into k 1 square plus by k r square by square। r square. यस, ये मास और ये मास कैंसिल हो जाएगा। यार रिंग के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन कहाँ आपको मिलेगा, बताओ कितना मिलता है? आर। आर के इक्वल होता है, बिल्कुल सही है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। mr स्क्वायर को m के स्क्वायर से कंपेयर कर दो, m के स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर कंपेयर करो, m और m कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r। रिप्लेस करो यहाँ पे, सो gh इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ऑफ v स्क्वायर cm इंटू 1 प्लस k स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। सो VCM will be रूट ऑफ GH, ठीक है। सेम इसके लिए आ जाओ, इसके लिए भी ये टर्म तो कैंसिल होने ही वाला है दोनों में,
है ना, m से m कैंसिल हो ही जाएगा। gh इक्वल्स टू हाफ ऑफ v स्क्वायर cm। सॉलिड सिलेंडर के लिए अगर आपने देख लिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो k की वैल्यू r by root 2। यस। सो 1 प्लस k स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा r स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये आ गया r स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 यानी 3, 3/2 आएगा, 3/2 इंटू 1/2 दैट इज 3/4 v square cm equals to gh. So vcm will be equal to 4/3 gh इसका रूट। ये सेकेंड वाली बॉडी के लिए आपको मिल गया। थर्ड सॉलिड स्फीयर के लिए सिर्फ k की जगह पे आपको क्या करना है, बोलो। √2/5 r। ये रिप्लेस करना है। तो जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी दैट विल बी रूट ऑफ 10/7 gh। और इन तीनों में अगर आप ध्यान से देखो तो gh सबसे छोटा है और 10/7 जो gh है रूट लेने के बाद वो वैल्यू सबसे बड़ी है। सो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, सॉलिड स्फीयर की होगी, और सबसे कम वेलोसिटी क्या होगी, रिंग की होगी। राइट? यस सर। ओके, तो ये आ गया अपने पास फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 बता दो क्या है। A hoop of radius A 2 hoop of radius A hoop of radius 2 meter weighs 100 kilogram. It rolls along a horizontal floor so that its center of mass has speed 20 centimeter per second. How much work has to be done to stop it? ओके, सो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रोल कर रही है। ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल के ऊपर ये रोल करने का काम कर रही है। रोल करने के अंदर दो टाइप की एनर्जी इसके पास होगी, काइनेटिक और रोटेशनल वाली जो एनर्जी है वो। तो इन दोनों का समेशन जब आप निकालते हो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो निकल के आती है उसका एक्सप्रेशन आपने याद किया हुआ है, दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर cm मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। इफ यू नो दैन इट्स गुड, अगर आपको नहीं पता है तो हुप इज लाइक अ रिंग, एक रिंग की तरह होता है, और रिंग की तरह जब होता है तो उसके लिए k की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 mv स्क्वायर cm 1 प्लस r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट? ओके, 1 + 1 2 और ये 2 कैंसिल, सो आंसर विल बी mv स्क्वायर cm। m की वैल्यू है 100 किलोग्राम, vcm है 0.2, इसका स्क्वायर कर दो। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 जूल। जितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, अगर इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में आप वर्क कर देते हो तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। यानी वर्क कितना करना पड़ेगा आपको, 4 जूल का करना पड़ेगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। yes sir Moving ahead, question number 13. A solid cylinder rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. At the bottom of the inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed of 5 meter per second. How far will the cylinder go up the plane? And second, how long will it take to return to the bottom? ओके, सो क्वेश्चन में ये एंगल हमको 30 डिग्री का दे रखा हुआ है। यहां से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऊपर जाने का काम कर रहा है। इनिशियली उसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड,
हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो इस पॉइंट तक मैक्सिमम पहुंच जाता है, इस पॉइंट तक वो पहुंच जाता है। सो यहां तक अगर पहुंच गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, और लेट्स से ये जो हाइट उसने कवर किया, परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज x, और ये जो है वो x है, ये x है जो उसने प्लेन के ऊपर, इस टिल्टेड प्लेन के ऊपर डिस्टेंस कवर किया, दैट इज x, और जितनी उसने हाइट कवर की है दैट इज h। तो कैन आई से कि sin 30 इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय x, क्या लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस के अकॉर्डिंग। सो फ्रॉम हियर x, ये जो h होगा that will be equal to x times sin 30। now इस h हाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी पूरी अगर कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, तभी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे किस में आएगा? रेस्ट में आएगा। यस सर। तो इस पॉइंट की टोटल काइनेटिक एनर्जी और इस पॉइंट की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को कंपेयर कर दो बाय द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी? हाफ ऑफ m vcm स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू mgh। लेकिन h किसके इक्वल है? x sin 30 के इक्वल है। ये m और ये m कैंसिल हो गया। एक जो बॉडी दी हुई है दैट इज दी सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास ये जो वैल्यू है k की कितनी होती है? r/√2। r/√2 होता है k इक्वल्स टू, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू r/2 हो जाएगा। सो हाफ ऑफ vcm, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमको ऑलरेडी दे रखी हुई है, सो vcm का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर इक्वल्स टू g टाइम्स sin 30 इंटू x। x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 बाय 2, और यहां आकर के हो जाएगा 3/4 v स्क्वायर cm। g यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर रहा है, करेगा, sin 30 भी यहां डिवाइड कर रहा है, दैट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। थ्री पॉइंट 3.75। ओके, सो x विल बी इक्वल टू 3.75 मीटर। ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, यहाँ मैंने 10 अज्यूम कर रखा हुआ था, बाकी क्वेश्चन में आपको शायद 10 नहीं दिया गया होगा, तो वो एक बार आप फैक्ट चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 रख के सॉल्व करोगे तो एक्यूरेट आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सेकेंड इसी पार्ट में आपको बोला हुआ है कि यहां से जब इसने चलना शुरू किया, तो जब यहाँ पे फिर से बैक आता है तो उसमें कितना टाइम लगा होगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो दैट टाइम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा होगा, उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ओके, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? 0, बिकॉज अब ये स्टॉप हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। सो अप्लाई करो इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। फ्रॉम हियर t इक्वल्स टू, ये टर्म तो 0 है, 0 इक्वल्स टू u प्लस at। फ्रॉम हियर a इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस u डिवाइडेड बाय t, राइट है? ये इक्वेशन आ गया एक्सेलरेशन का। Coming to the third equation of motion, v square minus u square equals to 2a into x। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? x जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, चेक करो। ये देखिए, यहां से यहां तक हमने अज्यूम किया हुआ था ना, x जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। So now if object is traveling the distance of x meters और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी है, तो 0 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 2, a की जगह पर माइनस u बाय t और इनटू क्या हो जाएगा? x। सो जस्ट हमें यहाँ से t कैलकुलेट करना है, ये माइनस कैंसिल, सो t इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3.75
डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। कर दूं कैलकुलेट, क्या आ रहा है आंसर? वन 1.5 सेकेंड। तो टोटल टाइम, ये तो सिर्फ एक तरफ का है, टोटल टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 1.5 एक साइड का और 1.5 आने का भी लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 सेकेंड टू द बॉडी टू रीच ऑन द बॉटम। चलो लास्ट एक क्वेश्चन और रीड कर दो आज का, क्या है इसके बाद वाला? A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 cm. A steady tangential pull of 25 Newton is applied on the cord. The flywheel is mounted on a horizontal axle with frictionless bearings. A. Compute the angular acceleration of the wheel, and B. Find the work done by the pull when 2 meters of the cord is unwound. C. Find the kinetic energy of the wheel at this point. Assume that it starts from rest. थैंक यू अविश। सो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला हुआ एक फ्लाई व्हील है जिसको हमने हॉरिजॉन्टली माउंट कर रखा है, तो ये ऐसे है और इसके ऊपर फ्लाई व्हील की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, देखो ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप फाइंड आउट करने जाओगे तो इस रिंग के परपेंडिकुलर वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना पड़ेगा। चेक करो, रिंग के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या इक्वेशन होता है, बताओ? mr square। mr स्क्वायर या mr स्क्वायर बाय 2? सर mr स्क्वायर होगा ना, डिस्क में mr स्क्वायर बाय 2 होता है। अच्छा हाँ सॉरी, ये जो है ये मैं रिंग का एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, बट जो फ्लाई व्हील होती है उसमें यहाँ पर भी मटेरियल फिल्ड होता है, ठीक है, एंड बिकॉज यहाँ पर मटेरियल फिल्ड होता है तो इट विल एक्ट लाइक अ डिस्क, और क्योंकि वो डिस्क की तरह एक्ट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिस्क का बताना पड़ेगा। मैं ये फ्लो में रिंग बताते हुए मैंने आपको रिंग का पूछ लिया, बाकी यहाँ पे क्या होता है, पूरा मटेरियल बीच में फिल्ड होता है फ्लाई व्हील के अंदर, एंड बिकॉज मटेरियल इज फिल्ड सो इट विल बी नोन एज डिस्क नॉट एज ए रिंग, ठीक है। सो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इक्वल्स टू m into r स्क्वायर, ये अपना इक्वेशन है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस, ये इसका क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। सर mr स्क्वायर बाय 2। यस सर। अरे यार बिल्कुल mr स्क्वायर बाय 2, राइट। सो नाउ कमिंग टू फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा। यस, टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो टॉर्क का इक्वेशन I into अल्फा होता है, बट एज वी नो दैट R क्रॉस F, R क्रॉस F, R है अपना यहाँ से यहाँ तक और F के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो R क्रॉस F RF साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा में साइन 91, so this is going to be R into F, ये R अपना कैपिटल वाला है। सो अल्फा को सब्जेक्ट बना लो तो ये हो जाएगा RF डिवाइडेड बाय I, और I की वैल्यू क्या होती है, RF डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो आएगा वो क्या होगा, 2 को हमने ऊपर भेज दिया, रख दो सारी वैल्यू, एक R और एक R कैंसिल भी हो गया। F की वैल्यू है 25 इंटू 2, मास कितना है 20 किलोग्राम, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। सर रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अच्छा 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 100 कहाँ गया ऊपर, ये 2 कैंसिल, सो फाइनली 25 बाय 2 यानी 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क, सॉरी अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब वर्क कितना करना पड़ा,
तो देखो फोर्स कितना अप्लाई किया है तुमने, 25 न्यूटन का। 25. यस सर, कितनी जो स्ट्रिंग थी, कितनी स्ट्रिंग आपने अनवाउंड करी है, 2 2 मीटर। मीटर. 2 मीटर। फोर्स इतना है 25 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2 न्यूटन और 2 वेट अ मिनट। सो अनवाउंड हमने जो किया है, दैट अनवाउंडेड पार्ट इज ऑफ 2 मीटर, फोर्स है 25 न्यूटन का, वर्क डन हो जाएगा 25 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 50 न्यूटन। और क्योंकि इनिशियली रेस्ट में से स्टार्ट हुआ था, तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 50 न्यूटन। इनिशियली ये रेस्ट में था, सॉरी न्यूटन नहीं यार, जूल 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 जूल, यस यस यस। सो इनिशियली वो रेस्ट में था, दैट्स व्हाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी इक्वल टू 50 जूल। क्लियर है क्या?